कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में है। वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत भी चल रही है। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने की अपील की, जिसकी आज शुरुआत भी हो गई, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। खैर, इन सबसे अलग हम आपके लिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये घंटा बेहद इंपॉर्टेंट है, इस कारण से हमने इस शो को तैयार किया है। हम हाजिर हैं कोरोना 2.0 से जुड़ी हर सवाल का जवाब लेकर के, उन सवालों का जवाब जिनसे आप रोज रूबरू हो रहे हैं। हमने कुल मिलाकर के 16 सवालों की लिस्ट तैयार की है। ये वही 16 सवाल हैं जो ज्यादातर सवाल आप लोग लगातार हमें भेज रहे थे, हमें ट्वीट कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एक पैनल बनाएं, जिस पैनल में तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हों और वो इन सवालों का जवाब दें। हमारे साथ जो इस वक्त पैनल मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल स्टूडियो में हैं, जो कि सांस रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत जरूरी है सांस रोग विशेषज्ञ, क्योंकि ऐसे में सबसे पहले कहते हैं कोरोना जो वार करता है वो सांस पर करता है, सांस लेने की जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उन पर करता है। तो उसके जो सवाल होंगे वो हम इनसे लेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, जो कि मनोचिकित्सक है। डॉक्टर कक्कड़, मनोचिकित्सक का जुड़ना इसलिए जरूरी है, अकेला रह जाता है आदमी, बहुत से ख्याल आ रहे हैं, वो डर रहा है कि दोबारा कोरोना तो नहीं हो जाएगा, 2.0 पहले से ज्यादा खतरनाक है, वो क्या किया जाए, कैसे लड़ना चाहिए, उनसे हम बात करेंगे। आचार्य गुरु प्रतिष्ठा योग गुरु जुड़ रही हैं हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है, लड़ना है तो योग से लड़ा जा सकता है। बाद में हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, जो कि कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत से ऐसे सवाल आए हैं जिसको मैंने की बाइफरकेट किया है। उन सवालों को जो लोग फिजिशियन से पूछना चाहते थे, लोगों ने रैंडमली सवाल भेजे। कुछ जो है रेस्पिरेटरी सांस के जो लोग हैं विशेषज्ञ, उनसे पूछना चाहते थे। कुछ मनोचिकित्सक के लिए सवाल हैं और कुछ सवाल जो हैं इम्यूनिटी से लेकर के योग के लिए है। जो फिजिशियन के लिए सवाल आया, डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब नहीं दे सकता, पहला सवाल जो है वो सबसे ज्यादा हमसे पूछा गया जो आया वो ये, कोरोना 2.0 में कुछ क्या नए लक्षण भी हैं या फिर जो पहले हुआ था ये वही है? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार के जो लक्षण हैं उनमें बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। जैसे पिछले वर्ष हम पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को कि भाई फीवर हो, तेज सूखी खांसी हो और सांस फूल रही हो, यानी ये 3 लक्षण हो तो समझ लेना कि ये कोरोना है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार इतने वैरायटी लक्षण है कि केवल सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, केवल बदन दर्द हो सकता है, केवल कमजोरी हो सकती है, केवल थकान हो सकती है। तो कभी भी आपको अनयूजुअल फीलिंग लगे तो भी आप टेस्ट करा लें, यही संदेश इस बार जा रहा है। एक चीज और है, वो क्या है कि इस बार जैसे हम लोग परिवार में देखते थे कि एक केस पॉजिटिव आया और उसके बाद सबका टेस्ट कराते थे परिवार के सदस्यों का, तो 1 और 2 को और केस मिलता था। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि एक फैमिली मेंबर को अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जितने मेंबर हैं लगभग सभी को भी पॉजिटिविटी आ रही है। यानी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है और वेरिएबल सिम्टम्स की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है। ये बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए भयावहता जो आपको दिख रही बहुत ज्यादा है कि 2 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए हैं, जो कि फरवरी के पहले सप्ताह में 8000 से नीचे पहुंच गए थे प्रतिदिन। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल जो है क्योंकि रेस्पिरेटरी से जुड़ा था, इस कारण से इसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। वो ये कि पहले तो ये होता था ना कि ऑक्सीजन मीटर लगाया, उससे टेस्ट कर लिया, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आपको कोरोना है और उसके बीच में उसकी दवाइयां चल रही हैं। अब ऑक्सीजन मीटर लगाया, ऑक्सीजन आपकी ठीक है, उसके बावजूद भी सांस नहीं आ रही। देखिए, इसमें एक फिनोमेनन होता है जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसके अंदर बहुत देर से लेट में भी पता चलता है कि अगर हमारा लंग इन्वॉल्व हो चुका है नहीं हो चुका है, पर अल्टीमेटली अभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन डैमेज है वो लंग्स का ही है। और जो जितनी भी मोर्टेलिटी है, जो भी ARDS जैसी पिक्चर है, वो इसी ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट में होकर आ रही है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ये जो वायरस था हमारे AC रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर जाता था, जो कि बहुत दांत मुंह में होते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशंस हो गए हैं जिसके कारण ये उन रिसेप्टर्स की बिना मदद लिए ही
अंदर घुसता चला जा रहा है और हर जगह पहुंच जा रहा है। दैट्स व्हाई हम लोगों को वेस्टिबुलाइटिस, कान की भी हीरिंग भी प्रॉब्लम आने लग गई है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है बिकॉज नर्व के थ्रू जा रहा है। ये वायरस इनकेफेलाइटिस भी कर रहा है जो कि पहले नहीं करता था ये वायरस। इसलिए इसका जो मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज इसका जो स्पाइक बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसमें ऐसे म्यूटेशंस हो गए हैं जो कि बहुत खतरनाक हो गया है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, देखते देखते विद इन ए मंथ ये नंबर्स इतना बढ़ता चला गया कि जब तक हमने समझा ये नर्व के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो कि एक रीजन हो गया इतना अचानक से इतने केस आने का। सो अल्टीमेटली टारगेट ऑर्गन डैमेज तो लंग ही है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, जो वेंटिलेटर या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो उन्हीं पेशेंट्स में हो रही है जो लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले कोरोना 1 में मायोकार्डाइटिस भी हो रहा था, हार्ट का भी इन्वॉल्व हो रहा था, जो अभी इतना इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसा देख के लग रहा है कि इसके कॉम्प्लिकेशन रेट, फेटालिटी रेट पहले वाले से कम है, मगर हाँ इन्फेक्टिविटी रेट जिसको हम लोग RO वैल्यू से बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें भी रिसेप्टर्स नहीं होते थे, पर ये बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ये यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने डर के ये सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब आप देख सकते हैं। वो कह रहे कि कोरोना हुआ, टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, मन बहुत घबराने लगता है, आइसोलेट रहना है, अकेले रहना है, तो फिर कैसे, फिर मन को और दिमाग को मनाएं कैसे, एकाग्रता कैसे करें? ये इनफैक्ट ये वाली चीज वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है जिसको आप फियर कहते हैं, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। जो एंग्जाइटी ऑफ अनसर्टेनिटी है, एक बार आदमी का पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद वो सोचता है पहले मैं रिकवर कब तक करूंगा, रिकवरी के बाद ऐसा तो नहीं है कल को मेरा कोई ऑर्गन या कुछ परमानेंटली डैमेज हो जाए। तो वही जो ख्याल आदमी के बार बार जहन में बहुत आने शुरू हो गए हैं और इससे अमेरिका जैसी कंट्री में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डिप्रेशन बढ़ गया है। लोग काफी एंशियस रहना शुरू हो गए हैं और इसका एक ही इलाज है कि जब आदमी अपने आप को ये समझाए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इफ 99% पीपल वो अगर ठीक हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। तो आदमी को अपने आप को ज्यादा ऑक्यूपाई रखना है, आदमी को इस तरह की चीजें कम देखनी है। आपका यूट्यूब वगैरह में जो कोरोना से रिलेटेड होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट ऐसा देखा जा रहा है वो उसी चीज को बार बार देखते हैं और वो बार बार उनके जहन में घूमता रहता है और वो कहीं ना कहीं उसको इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें उनकी रिकवरी के अंदर भी टाइम लगता है क्योंकि अंदर से जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे माइंड का गेम, जब तक आप में कन्विक्शन नहीं आएगी आप उस चीज को कॉन्कर नहीं कर सकेंगे। तो आपका फियर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है यहाँ पे। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी को ये मान के चलना है, अपने आप को ये रिइंफोर्स करना है कि कुछ दिनों में मैं वापस ठीक हो जाऊंगा और कुछ टाइम बाद मैं वापस काम पे भी जाना शुरू कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल ये पॉजिटिविटी से ही आ सकता है और ये पॉजिटिविटी को तब भी आ सकता है डॉक्टर सूर्यकांत की जिसमें जब ये जाना जाए कि इसका लोड कितना है। ये कहीं एक तो होता है ना कि ये बीमारी ऐसी है पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी डेथ्स है कि कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। खुद को ये कम से कम बिलीव करवाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरा सवाल ये है कि वायरल लोड का क्या है, मतलब इसका कि इसका असर क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई एक संक्रमित व्यक्ति, सपोज करिए कोविड से पॉजिटिव कोई संक्रमित व्यक्ति है और जब वो खांसता है तो 1 बाउट ऑफ कफ रिलीजेस करोड़ एंड करोड़ ऑफ वायरल पार्टिकल। 1-2 नहीं निकलते, 4 नहीं निकलते, 10 नहीं निकलते, लाख नहीं निकलते, करोड़ों वायरल पार्टिकल निकलते हैं। अब ये करोड़ों पार्टिकल अगर ओपन में किसी ने खांसा है तो खुले वातावरण में डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप क्लोज स्पेस में हैं, मान लीजिए लिफ्ट में किसी के साथ हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में किसी के साथ हैं, मान लीजिए घर के अंदर एक ड्राइंग रूम में आप एक साथ हैं, एक कमरे में एक साथ हैं, किसी होटल के आप कमरे में हैं, किसी होटल की लॉबी में हैं, यानी किसी बंद स्ट्रक्चर में हैं, तो आपको चांसेस ज्यादा हैं कि आपका वायरल लोड एक्सपोजर ज्यादा हुआ। ये पहली चीज है एक्सपोजर, कि नंबर ऑफ द वायरसेस कितने आपकी सांस के साथ चले गए अंदर। नंबर 2 फिर आपकी शुरू होती है लड़ाई आपकी इम्यूनिटी से। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, आपके वायरस नाक पे रुक गए, आपने वही नाक में कंटेन कर लिया, और कम थी गले में कंटेन कर लिया और कहीं नहीं फैले। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी थी तो ये फेफड़े तक पे अटैक करेंगे। तो पहली बात वायरल लोड, यानी आपको नंबर ऑफ दी वायरसेस कितने से आप एक्सपोज हुए, और दूसरी बात आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली, और जैसा अभी डॉक्टर आशीष कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, कि अभी भी जो आपका बीमार होने के बाद अस्पताल का रास्ता जाता है, आईसीयू का रास्ता जाता है, वेंटिलेटर का रास्ता जाता है, या अंततोगत्वा मृत्यु का रास्ता जाता है, वो फेफड़े से ही होकर जाता है। और हम लोग रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हैं, लंग के स्पेशलिस्ट हैं, इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर आपके लंग मजबूत है, ओवरऑल इम्यूनिटी मजबूत है, लंग की इम्यूनिटी मजबूत है,
तो निश्चित है। और दूसरा, अगर आपने टीका लगवा लिया है तो भी मजबूत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 4,500 बेड का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमारे देश में जूनियर और सीनियर डॉक्टर मिलाकर 1,000 के करीब डॉक्टर काम करते हैं। आपके 2-3 चैनलों पर अभी 3-4 दिन पहले आया, केजीएमयू के 40 डॉक्टर हुए फेफड़ा से प्रभावित, केजीएमयू में फटा कोरोना बम। और मैं आपको बता दूं कि 1,000 में से 40 लोग संक्रमित हुए। तो वैक्सीन के बारे में जो डाउट है उनका मैं क्लियर कर दूं कि भाई 80% के करीब एफिकेसी मिलती है। और अगर हमारे 1,000 डॉक्टर हैं उसमें से 40 संक्रमित हुए हैं तो आप जान के रखिए कि 100% वैक्सीन कोई भी नहीं है, मॉडर्ना और फाइजर की भी नहीं है, वो भी 90-95% प्रोटेक्शन देती हैं। हमारी जो दोनों स्वदेशी वैक्सीन है वो भी 80% के करीब वैक्सीनेशन देती हैं, यानी 100 लोगों में लगी तो 20 में संक्रमण होने की संभावना है। लेकिन एक अंतर मैं बता देता हूं कि पिछले साल हमारे जितने डॉक्टर संक्रमित हुए वो सब के सब आईसीयू में एडमिट हो गए, लेकिन इस बार जो डॉक्टर हुए ईश्वर की कृपा से और वैक्सीन की वजह से एक भी डॉक्टर अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, आईसीयू में नहीं गया, वेंटिलेटर पर नहीं गया, इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। इसके दोनों पॉइंट है डॉक्टर सूर्यकांत, पर वापस आऊंगा। ये पावर है वैक्सीन की। एब्सोल्युटली, आपने कहा ये पावर, तभी मैंने कहा ना कि वैक्सीनेशन इसलिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो ये डराता है कि 1,56,000 1 लाख आंकड़े जो है 24 घंटे मारा है, दूसरी तरफ जा रहा है कि उसमें से क्या सभी के सभी लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है, क्या आईसीयू जाना पड़ रहा है, क्या भर्ती होना पड़ रहा है जिस तरह पहले हो रहा था। अगर वो नहीं होना पड़ रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है और उसे हम कैसे देखेंगे। लेकिन बहुत जरूरी होती है आपकी अपनी इम्यूनिटी के लिए, और उस वक्त अगर आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अकेले भी हैं, तो कुछ नहीं है, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पिछली बार भी नहीं हुए, या खुद को बचा करके रखा हुआ आचार्य प्रतिष्ठा, तो उनके लिए फिर क्या सुझाव है? वो फिर अपने आप को कैसे बचा के रखें उन बेसिक एक्सरसाइजेस से? जी सचिन जी, यहाँ जो मुख्य चीज है वो ये है कि वो योगाभ्यास जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करे, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए और खास तौर पर हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करे। क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट पैनल ने भी बताया कि ये सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेशन को अटैक करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। सचिन जी, पिछले वर्ष की मोक्षायतन योग संस्थान ने पूरी एक कोरोना योग प्रोटोकॉल दी और ये देखा गया कि जिन लोगों ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, वो योगाभ्यास किया, उनको कोविड जैसी समस्या नहीं हुई, और जिनको हुई भी, जिन्होंने होने के बाद भी किया, वो भी बहुत जल्दी रिकवर किए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस रेगुलरली करें। पहली चीज तो क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जो सिर्फ हमारे तन के धरातल पर ही काम नहीं करता, तन और मन दोनों के धरातल पर काम करता है। आप अभी प्रोग्राम में एक बात कही कि हमारा मन भयभीत हो जाता है, हम डर जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, फियर हो जाता है। ऐसे में कुछ क्रियाएं रेगुलरली अगर हम करें, यानी कि जिसे हम कहते हैं वक्त क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है, हर कोई उन्हें कर सकता है, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। सीधा बैठेंगे, बेहतर होता है अगर खड़े होकर के करते, उसके रिजल्ट और बेटर आते हैं। पहली स्थिति में हाथों को बिल्कुल सामने लाते हैं और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं, गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहती है, हाथों को और पीछे ले जाते हैं। तो हम अपने वक्ष के नीचे के हिस्से पर खिंचाव को अनुभव करते हैं, एक्सपेंशन को अनुभव करते हैं, और हाथों को फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आते हैं। 6 से 7 बार पहला स्टेप करें। दूसरे स्टेप में हाथों को बिल्कुल अपने सीने के सामने लेकर के आते हैं, सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना, वक्ष के मध्य में एक्सपेंशन को अनुभव करना, इसमें हम गर्दन को भी पीछे ले जाते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लें। इसको भी 6 से 7 बार करेंगे। और तीसरे स्टेप में हाथों को सामने की ओर लाएंगे, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड। इस स्थिति में आना 45 डिग्री पर, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, गर्दन को पीछे ले जाना। अब हम वक्ष के ऊपर के हिस्से पर एक्सपेंशन को अनुभव करते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस ले आते हैं। एक तो इसका अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है 7-7 बार। दूसरा, हमें नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम को कहा ही गया क्योंकि अगर हमें जीवनी शक्ति बढ़ानी है, हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है, तो हमें नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें भी, और जिन्हें सिम्टम्स हैं, हो चुका है, वो भी अपने कमरे में। मैं कुछ और आपसे आगे जानूंगा,
ठीक है, मैं कुछ और क्रियाएं आपसे आगे जानूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप पहले भी हमारे साथ पिछले साल भी जुड़ी रही, लगातार जुड़ी रही, और ये जो है आपने ये जो अवेयरनेस है इस कारण से बहुत से लोगों में मिली भी। बहुत से लोग जो कि नहीं करते थे उन्होंने भी योगा को अपने डेली लाइफस्टाइल का पार्ट भी बनाया। अगला सवाल जो है, ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा हमारे दर्शकों ने, और ये सवाल क्योंकि ये फिजिशियन से रिलेटेड है, डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सवाल ये है कि बहुत कॉमन ये सवाल हमारे पास आया जो कि आपसे जानना चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, कोरोना पॉजिटिव हो गए, डॉक्टर के पास फिर भी जाना है क्या? देखिए, डॉक्टर के पास में तो आपको जाना ही होगा, बिकॉज घर में इलाज तो आप करोगे तो भी डॉक्टर आपको सुपरविजन के लिए चाहिए। कोई भी बीमारी है, यू नीड ए डॉक्टर और ए फैमिली डॉक्टर। और आज की डेट में अनलेस यू आर सीरियस, so I normally say admit at home or in ICU in a hospital. That's what I look at. ICU हॉस्पिटल में जाना है यानी कि यू आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट, देन ओनली गो टू द हॉस्पिटल। अदरवाइज आराम से इवन आप होम के ऊपर में आप ऑक्सीजन पे किसी डॉक्टर के अंडर में टेली कंसल्टेशन से अपना पूरा इलाज कर सकते हैं। आज नहीं तो कल यही होने वाला है। हॉस्पिटल्स विल बिकम ICUs, एवरीथिंग रेस्ट विल बिकम होम, कि आप हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराएंगे, नेक्स्ट डे आप घर पहुंच जाएंगे। दैट्स द वे आई लुक एट इट। You have to be under cover of a doctor, your doctor. The reason being, कुछ cases में, not in everybody, if the pneumonia is aggressive, then you need a backup, number one. Number two is, you will never come to know कि मेरा follow up कैसे करना है. So I feel every person has to be under supervision of a doctor, their family doctor, and that's all what it is required. Only if you are oxygen dependent, you need a hospitalization. और एक और सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी के कंटेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं, इसी का एक फॉलोअप भी, वो ये है कि जैसे कि संक्रमण शुरू हुआ, क्या शुरू से ही शुरू कर दें जिन दवाइयों को सर पहले भी प्रिस्क्राइब किया जाता था, जैसे कि विटामिन सी आप अपने डेली डाइट में ले लीजिए, जिंक हो गया, पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन और ये सब? Now let us see what is the difference which is occurring in first episode and the second wave. Number one, ICMR कहता है second wave में 4.5% लोग जो हैं वो री इन्फेक्शन के हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले FIR लिखवाने से पहले, FIR को मैं बोलता हूँ कि RT-PCR टेस्ट, क्योंकि आप पुलिस को बोलते हो चोर को पकड़ो। FIR लिखवाने से पहले घर में पहले चेक करो चोरी हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहले अपना C रिएक्टिव प्रोटीन या इन्फ्लेमेशन का मार्कर कराइए और उसका इलाज चालू करिए रिकवरी का इमीडिएटली। दैट्स वन। नंबर टू इज आई एम रिकमेंडिंग in high risk individuals also get your antibody test if you are suspecting RT-PCR positive. The reason being to tell us ये री-इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि 3 चीजें हम देख रहे हैं जिनको री इन्फेक्शन हो रहा है कोविड के बाद में, जिनको वैक्सीन लगा या वैक्सीन के बाद कोविड हुआ, और वो ब्रेक थ्रू कोविड है। ब्रेक थ्रू कोविड का मतलब है वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते बाद में जब आपकी माइल्ड एंटीबॉडीज भी बन गई, तब हम उनको सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन देख रहे हैं, लोकल निमोनिया नहीं देख रहे हैं। ये लोग वेरी हाई फीवर से आते हैं, इनका CRP बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनके लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, इन्हें एडमिशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फीवर को 104 को देख के सीधे जाके एडमिट हो जाते हैं। So therefore there is slight change in our protocol in the first wave and the second wave. Second wave में हमें देखना है कि कोविड के बाद वैक्सीन लगा, वैक्सीन के बाद कोविड लगा, कोविड के बाद कोविड हुआ, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है क्या, तो इनसे हमारे पास में क्लियर कट गाइडलाइंस हैं किसको एडमिट करना, किसको एडमिट नहीं करना। और एडमिट के लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर आशीष, ये सवाल आपसे वो ये कि ऑक्सीजन लेवल हो फिर कितना, कि जब आपको ये लगे कि अस्पताल जाना है, या फिर ऑक्सीजन लेवल कितना हो कि अस्पताल ना जाना पड़े? क्योंकि ये सवाल तो इसलिए भी जुड़ जाता है, मैंने पहले आपसे सवाल पूछा कि ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है लेकिन आप हैं क्या कहते हैं पॉजिटिव। जो अभी एम्स की नए गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने जो कट आउट सैचुरेशन है, जो SpO2 जो हम लोग घर पे अपने पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं, उसको 92% बोला है। यानी अगर आपका सैचुरेशन 92 या 92 से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप में आगे चल के ये प्रॉब्लम कर सकता है। जो कट आउट सैचुरेशन हम लोग जिसके लिए बाद हम वरीड होते हैं वो 88 होता है, तो हम ये थोड़ा सा बीच में एक 4
चार पॉइंट्स का हम लोग वो देते हैं कि लेवरेज देते हैं कि अगर आपका 92 से कम हो रहा है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सैचुरेशन 92 से कम हो रहा है तो आप पे आगे कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, धीरे जैसे एक लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो लंग्स में वीकनेस आने चालू हो जाती है। जैसे लंग में वीकनेस, मसल फैटिग होने लग जाता है और धीरे धीरे पेशेंट दूसरी तरफ चलने लगता है। अगर आप जल्दी उस समय पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है या जो हम प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन करते हैं उससे चांसेस रिकवरी के बहुत बढ़ जाते हैं और हमें आगे चल के इन्वेजिव वेंटिलेटर, जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जो कटआउट सैचुरेशन है वो 92% है, उसके बाद आपको अलार्म होना चाहिए। आपने देखोगे जो पहली वेव में क्या हुआ तो लोगों को इसका नॉलेज इतना नहीं था। पेशेंट 70 सैचुरेशन 50 सैचुरेशन में अस्पताल पहुंच रहा है, इसीलिए मोर्टेलिटी पहली वेव में बहुत ज्यादा थी। इस बार हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है डिजीज के समझने की, इसलिए भी मोर्टेलिटी कम नहीं हो रही है। आपको जिनको अच्छा लगा होगा जो मोर्टेलिटी रेट था अब वो हमारा 1.74 से भी नीचे चलता चला जा रहा है, जबकि इतने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.